हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम यूनिट नंबर 4 को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन, ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ा है। आज हम समझेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसके काजेज़ क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं हम कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज इज ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज। याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग हमने क्या कहा था, जब अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए। लेकिन यहाँ क्या आप याद रखेंगे, क्लाइमेट चेंज इज ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज। लॉन्ग टर्म मतलब इसमें ईयर्स हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, डेकेड्स हो सकते हैं, 5 से 10 साल। ठीक है, इंक्रीज इन द अर्थ, जो अर्थ का क्या है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज का सिंपल मतलब है जब एक लॉन्ग टाइम में इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए अर्थ, जो ज़मीन है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है, यानी एवरेज टेम्परेचर हमारे यहाँ 36 होता है, 33 होता है, 34 होता है, लेकिन उसका जो एवरेज हो 33 34 वो बढ़ रहा है, वो 35 36 हो रहा है। ठीक है, लेकिन सालों में, कुछ सालों में, 5 सालों में, 1 साल में, 5 सालों में, 10 सालों में जब वो बढ़ जाए टेम्परेचर, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एंड द लार्ज स्केल चेंज इन ग्लोबल, वो चेंज क्या होती है, वो ग्लोबल लेवल पे आती है, यानी कि वो एक ही कंट्री में नहीं आती, पूरे दुनिया में आती है वो चेंज। क्या चेंज आती है, अर्थ का जो टेम्परेचर था, जो एवरेज टेम्परेचर था, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रीजनल लेवल पे एक एरिया में बढ़ जाए, रीजन, एक रीजन जम्मू कश्मीर, एक रीजन जम्मू, एक रीजन कश्मीर, एक रीजन रीजनल लेवल पे हो जाए। लोकल वेदर पैटर्न, एक डिस्ट्रिक्ट का लोकल पैटर्न, एक गांव का जो उसमें चेंज आए। दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दैट इंक्रीज, वो जो बढ़ रहा है, caused बाय अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस। वो किस वजह से बढ़ता है, उसमें सबसे ज्यादा जो इंक्रीज होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आपको याद है, ग्लोबल वार्मिंग में मैंने आपको बताया था ये ग्रीन हाउसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वो सबसे ज्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न, जैसे ऑयल, ठीक है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल या कोयला, इनको जला के गैसेस, इनको फॉसिल फ्यूल्स या आग जलाते हैं, इनसे ये निकलते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंक्रीज, जो एक टेम्परेचर था अर्थ का, वो एक बड़े लॉन्ग टर्म एरा में, ईयर्स में, सालों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। देन इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्लाइमेट चेंज इज ए सिग्निफिकेंट वेरिएशन ऑफ वेदर, जब वेदर में चेंज हो जाए, ठीक है, पैटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी वेदर में चेंज हो जाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर हम देखते हैं एक साल का, वहाँ का वेदर कैसे होता है, यानी एक साल में कैसे होता है। ठीक है, सॉरी, क्लाइमेट होता है, वेदर होता है दिन का, क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग टाइम पे, ईयर्स में देख। हियर आर सम की क्लाइमेट चेंज स्टैटिस्टिक्स बाय गैदर्ड बाय द नासा। नासा ने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं क्लाइमेट चेंज पे, उनको देखते हैं। देखिए, ओवर द लास्ट टू सेंचुरीज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस हैज रेजन। ये बढ़ चुका है, कहाँ से कहाँ बढ़ चुका है, कहाँ तक बढ़ चुका है, बाय 2.12 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1.18 डिग्री सेल्सियस से ये बढ़ चुका है। ये किसने डेटा दिया है, नासा ने दिया है। ठीक है, फ़ारेनहाइट। देन बिटवीन 1993 एंड 2019 देयर वाज एन एनुअल लॉस ऑफ 279 बिलियन टन्स। कहते हैं कि 1993 से लेकर 2019 तक लॉस हुआ है किसका, 279 बिलियन टन ऑफ आइस, यानी जो आइस था जिससे वाटर मिल रहा था वर्ल्ड को, ग्रीनलैंड में
उसमें कितना नुकसान हो गया, 279 मिलियन टन का नुकसान हो गया, यानी वो मेल्ट हो गए। वो मेल्ट नहीं होने चाहिए थे, वो मेल्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही। टनस ऑफ ग्रीनलैंड, 148 बिलियन टनस ऑफ आइस इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में भी नुकसान हो रहा है। एज आइस शीट्स ब्रेक ऑफ एंड इवेंचुअली मेल्ट, ये क्या हो रहे हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं। ये पहले इतनी तेजी से मेल्ट नहीं हो रहे थे, अब ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, इतना और इतना नुकसान हो रहा है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, उससे प्रॉब्लम होगी वाटर क्राइसिस होंगे हिली एरियाज में। देन इसके बाद और क्या कहते हैं, ये कहते हैं देयर हैज बीन 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.33 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर ऑफ द टॉप 100 मीटर्स ऑफ द ओशियन सिंस 1969। ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ अब क्या समझना है हम लोगों को, अब समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, जिसमें आमतौर कंफ्यूजन होता है कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। पहले इसको समझेंगे। वेदर दो होता है द लोकल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस एक्सपीरियंस्ड ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग टेम्परेचर। कैसे होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेदर आप डे टू डे देखते हो। याद रखिएगा आज का वेदर कैसे है, आज का वेदर कैसे है, नेक्स्ट आने वाला कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग हम टेम्परेचर देखेंगे कैसे, प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, स्पीड कैसे होगी, ह्यूमिडिटी कैसे होगी, विजिबिलिटी कैसे होगी, यानी वेदर हम डे टू डे देखते हैं। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न, लॉन्ग टर्म मतलब सालों का, एक साल में कैसा रहेगा, 5 साल में कैसा रहा, 10 सालों में कैसा रहा। ट्रांजिशन वेदर इंक्लूडिंग डे टू डे, ईयर टू ईयर, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। एंड इवन लॉन्ग टर्म पीरियड्स, ईयर टू ईयर, ठीक है, इसमें हम डे टू डे भी देख सकते हैं, किसमें वेदर में सब कुछ आता है, लेकिन ईयर टू ईयर वेदर में नहीं आता है। लॉन्ग टाइम 5 सालों में कैसे रहा, 6 सालों में कैसे रहा, 10 सालों में कैसे रहा, वो हम किस में देखते हैं, क्लाइमेट में देखते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्लियर। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमने कहा द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर लेयर इंक्लूडिंग द ओशियंस एटमॉस्फेयर, सच वार्मिंग ऑकर्स फ्रॉम द हीट बीइंग ट्रैप्ड। जो मैंने कहा था, जो हीट ऊपर से आती है, जो लाइट आती है, उस लाइट को क्या करते हैं, उस लाइट को ट्रैप करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, वो यही रह जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, जो हमने कहा इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। क्लाइमेट चेंज होता है वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें चेंजेस आती हैं। दैट इन्फ्लुएंस द प्लेनेट्स वेदर, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वेदर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या कहा था, सनलाइट को ट्रैप करता है कौन, ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें हमने क्या कहा कि एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आती है, जो एनवायरमेंट है हमारा अर्थ का, जो हमारा एनवायरनमेंट, उसमें चेंजेस आती है। एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, प्लेनेट का जो सरफेस टेम्परेचर है उसमें क्या होता है, उसमें चेंज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वेदर चेंज होता है। जब वेदर चेंज होता है तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होती है। याद रखिएगा दोनों फैक्टर्स को, यहाँ पे मैंने दोनों डिफरेंसेस बता दिए हैं। क्या क्या, कौन सी डिफरेंस, यहाँ मैंने कहा क्लाइमेट चेंज, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग, सनलाइट आ रही है, सनलाइट जो रेडिएशंस आ रहे हैं उसको ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर रहे हैं यहीं पे, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं एटमॉस्फेयर से बाहर, वो यही पर रुक जाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसको ग्रीन हाउस गैसेस, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारी जो सराउंडिंग्स है उसमें चेंज आती है। जब उसमें चेंज आती है उसकी वजह से किस पे इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस किस पे होता है, हमारा जो वेदर है वो चेंज होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब हमारा वाटर, हमारे माउंटेन्स, हमारा क्लाइमेट, जो भी हमारे इर्द गिर्द में है सराउंडिंग, उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों को याद रखेगा, इसमें कोई ये प्रॉब्लम मत कीजिए। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द काजेज ऑफ, काजेज क्या है किसके, क्लाइमेट चेंज के। देखिए क्लाइमेट चेंज के काजेज में बोला जाता है, इसके दो काजेज हैं, मैन मेड भी है और नेचुरल भी है। नेचुरल चीज़ें क्या क्या है, जैसे चेंज इन सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशंस क्या कहते हैं, द सनस रेज हीट एंड द अर्थ्स रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन वेदर पैटर्न ऑकर एज एनी चेंज इन द सनस रेडिएशन ईदर आर इंक्रीज और डिक्रीज। ये कहते हैं कि अगर सोलर रेडिएशन, जो सन से रेडिएशंस आती हैं, उसकी वजह से कभी कभी क्लाइमेट चेंज होता है। क्यों, अगर ये इंक्रीज हो गए तो अर्थ में टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ेगा, अगर ये डिक्रीज हो गए तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होगा। ये नेचुरल होता है। ठीक है,
ग्रीन हाउस गैसेज में हमने क्या कहा, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा मोर ग्रीन हाउस गैसेज आर रिलीज्ड इनटू द एयर, उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा रिलीज हो जाएंगे। दिस ट्रैप्स मोर हीट, ये क्या करेगा, ये हीट को ज्यादा ट्रैप करेगा। जब ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा इंक्रीज होंगे ये हीट को ट्रैप करेगा ज्यादा, उससे क्या होगा, उससे अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, द ट्रैप्स मोर हीट इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर व्हाइल थिनिंग आउट द लेयर, जब ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा रहेगा अर्थ की जो एक लेयर है जिसे हम ओजोन बोलते हैं वो कमजोर हो जाएगी, थिन हो जाएगी, उसकी वजह से ओजोन होल, उसमें छोटे छोटे जिनको हम क्या बोलते हैं होल, यानी कि छोटे छोटे उसमें ये लग जाएंगे और उसमें क्या बोलते हैं उनको, होल हो जाएंगे छोटे छोटे, तो उसमें ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल काजेस है। ठीक है, विच मीन्स लेस रेडिएशन कैन एस्केप, इट कैन काज नेस्टी साइकिल वेयर द पार्टिसिपेंट्स फीड ऑफ ईच अदर, ये नेचुरल काजेस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ड्रास्टिक वेदर चेंज, वेदर में चेंजेस आ गए, क्लाइमेट चेंज कैन आल्सो आकर थ्रू ड्रास्टिक वेदर चेंजेस, जैसे डिजास्टर लाइक फ्लड्स आ गया। ठीक है, फ्लड की वजह से क्या होगा, अर्थ पे फ्लड आ गए किसी एरिया में, तो उसके कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द एनवायरनमेंट में, जो है एनवायरनमेंट जो हमारा है उसमें क्या होगा, उसमें चेंजेस आएंगी और फाइनली क्या होगा, वो इफेक्ट करेगा किसको, क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी फाइनली हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वेदर में चेंजेस आते हैं और उसी को फिर क्या कहते हैं, उसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। समझ में आया ये आपको कुछ नेचुरल काजेज याद रखने, मेन जो आपको याद रखने हैं वो मैन मेड चेंजेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैन मेड काजेज, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ गया। पहला आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में पहले आई थी इंडस्ट्रीज। इंक्रीज्ड डेवलपमेंट हैज लीड टू द ग्रेटर प्रोडक्शन एंड एलोकेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ गया उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, विच रिलीज, जब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए आप फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करो, जब फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करोगे वो क्या रिलीज करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, और ग्रेटर परसेंटेज देन इन द पास्ट, ज़्यादा जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे भी एनवायरनमेंट में गैसेज आएंगे, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस होंगे, क्लाइमेट चेंजेस उसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, एनवायरनमेंट चेंज किस में होगा, वो क्लाइमेट चेंज करेगा। ठीक है, देन इमिशंस कंट्रोल, इनकॉन्स्टेंट इमिशंस कंट्रोल, यानी एज द टेक्नोलॉजी कंटिन्यू जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसकी वजह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, इमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड हैव नॉट केप्ट इन पीस। देखिए, आपको ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, जब ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए उसके ज़्यादा इंडस्ट्री चाहिए, ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स वो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज से क्या होगा, उससे क्या होगा, वो रिलीज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट में चेंज आएगी, एनवायरनमेंट में चेंज आएगी तो क्लाइमेट में चेंज आएगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स ब्रीथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उससे क्या होगा, विच मेक्स देम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, वो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये एसेंशियल पार्ट हमारा बनता है क्योंकि ये ब्रीथ करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। व्हेन इंक्रीजेज एटमॉस्फेयर ऑफ द ट्रीज कट डाउन, जब आप इनको खत्म ही कर दोगे तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, उससे भी क्या बढ़ेगा, उससे भी क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा। उसके बाद एग्री बिजनेसनेस क्या होता है, कंटेम्पररी फार्मर्स सेंड अप लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर व्हाइल मीटिंग द फूड नीड्स ऑफ द डेवलपिंग। एग्री बिजनेस का मतलब आपको एग्रीकल्चर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, आप क्या यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादा क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ज़्यादा रिलीज़ होगा, वो किस में जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, उससे एनवायरनमेंट में चेंज आएगी, जब एनवायरनमेंट में चेंज आएगी वो किस में चेंज आएगी, क्लाइमेट चेंज आएगी। फिर आप देखोगे कभी किसी टाइम पे बारिश, कभी किसी टाइम पे ज़्यादा धूप, किसी टाइम पे कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सारा डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट पे चेंज आता है, क्लाइमेट चेंज आता है। मॉडर्नाइजेशन, द कंक्रीट यूज टू बिल्डिंग रोड्स एंड व्हीकल्स दैट ट्रैवल अपॉन देम क्रिएट हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एग्जॉस्ट फ्यूम्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द हायर टेम्परेचर। मॉडर्नाइजेशन मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा बनी, डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए, रोड ज़्यादा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए, बिल्डिंग ज़्यादा चाहिए, उनकी वजह से भी क्या हो रहा है,
उनकी वजह से भी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में नई गैसेस आ गए, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आए, एनवायरनमेंट ने किसको चेंज किया, क्लाइमेट चेंजेस आ गए, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस, सर ग्रीन हाउस गैसेस वो हमने पहले भी पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड ये नेचुरल है, एब्जॉर्ब्स, रिटेन्स एंड रेडिएट्स हीट रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, वही फिर ग्लोबल ये एब्जॉर्ब करता है इन चीज़ों को, इनको यही पकड़ता है। मीथेन नेचुरल एंड मोर, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस देन द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन मीथेन कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट कम्स टू कंट्रैक्ट विद ऑक्सीजन, जब उसका ऑक्सीजन के साथ कंट्रैक्ट होता है, दिस काजेज एन इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, इसकी वजह से भी क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। देन नाइट्रस ऑक्साइड कैन रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर 150 ईयर्स, ये कितने साल तक रहता है एनवायरनमेंट में, 150 साल तक ये रहता है, ठीक है। एंड इट इज अबाउट 300 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 1.5 साल तक रहता है एनवायरनमेंट, इसको आप जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकते, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये भी मैन मेड है, वो नेचुरल थे, याद रखना, इसके साथ आगे लिखा है मैन मेड। दीज गैसेज आर यूज्ड बाय रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, जब आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो, फ्रिज भी यूज़ करते हो, जब आप उसको छोड़ देते हो तो वो वहाँ से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए उनको ज़्यादा खुला मत रखिए। व्हेन दे लीक इनटू द एटमॉस्फेयर दे कैन एक्यूमुलेट एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता। हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स इसकी वजह से भी होता है, ठीक है, ये भी रेफ्रिजरेटर से निकलता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मैन मेड इमिटेड बाय द मोटर व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, एरोप्लेन्स, शिप्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस में जाता है, ये एनवायरनमेंट में धुआं जाता है, तो फिर ये एनवायरनमेंट में क्या करता है, चेंजेस करता है, उसकी वजह से उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस होती हैं। ये सब काजेस दोनों उसके आते हैं। सर हमने तो इसको ग्लोबल वार्मिंग में भी पढ़ा था, यस ग्लोबल वार्मिंग में भी ये काज बनते और यहाँ भी ये काज बनते। अ कंट्रीब्यूटर टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन, इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है, रेन जो होता है उसके एसिड होता है। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोथ ऑफ विच एमिट नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इनकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन पड़ता है। जैसे आप देखो कि कभी कभी बारिश पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पत्ते जल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सुना होगा, अगर आपने एनवायरनमेंट साइंस पढ़ा होगा, अगर आपने ये सुना होगा कि ताजमहल जो वाइट मार्बल है उसकी चेंज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, जब एसिड रेन पड़ता है ना उसका कलर चेंज होता है। अगर आपने ये सुना होगा कि ताजमहल जो था उसकी पहले शेप वाइट थी, फुल वाइट, आज उसकी शेप थोड़ी सी डिम हो गई है, क्यों, बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, जब एसिड रेन पड़ता है उसकी वजह से उसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है, कलर चेंज होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से। नाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स आवर वर्ल्ड इन ए वाइड वेराइटीज ऑफ वेज। सर अगर क्लाइमेट चेंज हो गया हमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उससे, जिससे हमें पता चलेगा हाँ क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। चलिए पॉइंट नंबर 1, वेदर। एज वेदर पैटर्न बिकम अनप्रिडिक्टेबल, कि वेदर पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल होगा। जैसे आज आप देख रहे हैं कि बारिश उस टाइम होती है जिस टाइम क्या होता था, जिस टाइम धूप होती थी, और धूप उस टाइम होता था जिस टाइम बारिश हो रही थी। समर में आप देखेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश पड़ती है ज़्यादा पड़ती है। विंटर में आप देखेंगे विंटर में कभी कभी मौसम डाउन हो जाता था। जैसे कुछ ये हमारे जो पेरेंट्स है वो कहते थे पहले 5 फुट 6 फुट बर्फ़ पड़ती थी यहाँ कश्मीर में एग्जाम्पल, आज का पड़ती है 1 फुट 2 फुट, ठीक है। अच्छी खासी धूप होती है, कभी आज कभी जून जुलाई में बारिश पड़ती है, कहते थे नहीं इस टाइम नहीं होती थी। तो ये क्या है, इसका मतलब है वेदर में चेंज आ गई, वेदर में चेंज आ गई मतलब क्लाइमेट चेंज आ गई, क्लाइमेट चेंज आ गई मतलब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हो गया उस टाइम जो हमने काजेस पढ़े। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कभी भी हो सकता है किसी भी टाइम। इट अफेक्ट्स फूड प्रोडक्शन, ये फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। आल्सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पुट पीपल एट द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिजीज, और उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है डिजीज, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि डिजीज सबसे ज़्यादा हो रही है। क्यों, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए, वेदर में चेंजेस आ गए एंड इंजरी। प्लांट्स एज द वेदर बिकम्स वार्म एंड सी लेवल राइजेस, जैसे ही प्लांट्स क्या उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे वेदर वार्म ज़्यादा गर्मी हो रही है, सी लेवल बढ़ रही है, जो आइस हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, plant life moves higher or further inland, they can result in problems
फॉर लोकल एनिमल लाइफ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स का आप देखेंगे उन पे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, हार्टिकल्चर पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे हार्टिकल्चर पे, क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देन वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चेंज इन द एनवायरमेंट काजेज चेंज इन द एनिमल बिहेवियर, उनमें भी चेंजेस आएगी। मनी एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय द लैक ऑफ फूड सोर्सेज। जब प्लांट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उन पे फूड सोर्सेज बहुत कम रहेंगे। जैसे जो स्नो बियर है वो बर्फ में रहता है, उसका वहाँ बर्फ अवेलेबल ही नहीं होगा। वो जो 36 टेम्परेचर में रहते वहाँ 48 हो गया, वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। जैसे डेट्स, जो डेट्स अरब वर्ल्ड में बनते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ ट्रीज एप्पल बनते हैं क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो ट्रीज हैं एप्पल ट्रीज, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको क्या होगा, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो डेट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड पे इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ेगा। तो एनिमल बिहेवियर चेंज हो रहा है। मनी एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय द लैक ऑफ फूड, उनके पास फूड नहीं है। एंड न्यू प्रेडेटर्स दैट वर प्रीवियसली अनएबल टू पेनिट्रेट इनटू देयर टेरिटरी, कॉन्सिक्वेंटली एनिमल्स आर फोर्स्ड इन द पोजीशन वेयर दे हैव टू माइग्रेट। वो फिर क्या हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं माइग्रेशन पे। जैसे आप आज देख रहे हैं कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो हैं वो बस्तियों में आ रहे हैं। बिकॉज वाइल्ड क्यों? क्योंकि वो लैक फूड करते हैं, वहाँ उनको खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये भी चेंजेस हैं। चलिए, उसके बाद बिजनेसेस एक्सट्रीम वेदर। सो बिजनेसेस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे ही हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जैसे ही फ्लड होंगे या कोई और चीज़ हो जाएगी, एनवायरनमेंट में चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज होगी, तो उससे क्या पड़ेगा, प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उससे लॉस होगा तो बिजनेसेस भी सफ़र करेंगे। ठीक है, इंक्रीज सी लेवल, जैसे ही सी लेवल पे इंक्रीज होगी तो हम क्या कह रहे थे कि काजेज, हमें कैसे पता चलेगा कि सर क्लाइमेट चेंज आ रही है, तो बिजनेसेस पे लॉस होगा। सी लेवल इंक्रीजेज होगी एज ए पोलर आइस, जैसे ही आइस मेल्ट हो जाएंगे तो जो रहने वाले समुद्री एरियाज में, जो समुद्री एरिया है उसमें समंदर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी तो उससे तो पता चलेगा। उससे क्या होगा, जब वो इंक्रीज होगी उससे वेरियस इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन, एज द ओशंस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दे बिकम इंक्रीजिंगली एसिडिक हो जाएंगे। जो ओशंस हैं वो पीने, उनका पानी जो है वो एसिडिक हो जाएगा, उसमें एसिड आ जाएगा। ठीक है, वो डेंजरस होगा किसके लिए, कॉरल और मैरीन लाइफ के लिए। कॉरल जहाँ पे छोटे जो ओशंस में छोटे छोटे जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ हाउ इज क्लाइमेट चेंज मेजर, इसको कैसे मेजर किया जाता है, वही सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सी लेवल बढ़ जाएगी, इससे पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिससे पता चलता है। नाउ द पॉइंट इज, सर क्या कोई भी काम हुआ है उस पर इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम किए गए हैं। ठीक है, देयर हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स सच एज द, कौन कौन से किए गए हैं, जैसे आप हम पहले से देखेंगे। सॉरी, although there has many causes of the climate change, humans plays a significant role। क्या इंसान इंडिविजुअल इसको कंट्रोल कर सकते हैं? यस, वो कर सकते हैं। एज सच वी मस्ट टू डू आवर पार्ट टू स्लो डाउन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से एफर्ट्स उसके लिए लगाए गए हैं, आपको याद रखना है काइटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, इन दोनों को याद रखना है। दैट हैड ट्राइड टू स्लो डाउन द क्लाइमेट, इन दो एग्रीमेंट ने, इन दो इंटरनेशनल ट्रीटीज ने काम किया किसको, क्लाइमेट चेंज को डाउन करने के लिए, इसके काजेस को डाउन करने के लिए, इसके जो मेन काजेस हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये चेंज ना हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों को समझते हैं, ये दो क्या है, इनको आपको याद रखना है। मैं इनको अलग अलग से पढ़ा था लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इनके आपके की फाइंडिंग्स, की पॉइंट्स याद रखने हैं, वो आप याद रखिएगा। जब आप की पॉइंट्स इनके याद रखेंगे तो आपको वही से क्वेश्चन अगर आएगा भी तो वही से निकलेगा। ठीक है, चलिए नाउ पेरिस एग्रीमेंट आपको याद रखना है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी। इंटरनेशनल ट्रीटी मतलब वर्ल्ड लेवल पे एक ट्रीटी हुई थी, नेम्ड फॉर द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस में हुई थी फ्रांस, इसीलिए इसका नाम रखा गया पेरिस एग्रीमेंट। इन विच, इसमें क्या किया, इट वाज अडॉप्टेड इन दिसंबर, इसको दिसंबर में अडॉप्ट किया गया 2015 में। इसका मकसद क्या था वो याद रखिए, टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ गैसेस, जो गैसेस हैं उनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ठीक है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो मेन काज है ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, जो मैंने आपको वहां पढ़ाया था,
द पेरिस एग्रीमेंट सेट आउट टू इम्प्रूव, इसका मकसद क्या था? टू इम्प्रूव अपॉन द रिप्लेस द काइटो प्रोटोकॉल, ये रिप्लेस किया गया था, पहले काइटो प्रोटोकॉल आया फिर पेरिस एग्रीमेंट आया। इन द अर्लियर इंटरनेशनल ट्रीटी सिग्नेड टू कर्ब द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन नवंबर 4 2016 and has been signed by 195 countries and ratified by the 190th जनवरी 2021। ठीक है, ये था पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ काइटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। काइटो प्रोटोकॉल क्या था? पहले यही आया था, फिर पेरिस एग्रीमेंट आया, याद रखिएगा। पेरिस एग्रीमेंट ने इसको रिप्लेस किया। काइटो प्रोटोकॉल भी इंटरनेशनल ट्रीटी थी, नेम्ड फॉर द जापानीज टी, जापानीज टी पे इसको नाम रखा गया, इन विच इट वाज अडॉप्टेड इन दिसंबर 1997। 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया। इसका मकसद क्या था? टू रिड्यूस द, यही एमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। इन फोर्स सिंस, ये कब आया? 2005 तक। दैट प्रोटोकॉल कॉल्ड फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेज, जो वो 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो अपने को मैंने ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है, उनको रिड्यूस किया जाए। इन 41 कंट्रीज प्लस इन द यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन के साथ, टू 3.1% बिलो 1990 लेवल ड्यूरिंग द कमिटमेंट पीरियड 2008 से लेकर 12 तक। इट वाज वाइडली हेल्ड दैट मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल ट्रीटीज ऑन नेगोशिएटेड थ्रू सम क्रिटिक्स क्वेश्चन इट इज इफेक्टिवनेस। ठीक है, दो चीजें, काइटो प्रोटोकॉल एंड कौन सा? पेरिस एग्रीमेंट। ये दो एफर्ट्स थे जो लगाए गए थे इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको रिड्यूस किया जाए। जब उनको रिड्यूस किया जाएगा उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उससे ग्लोबल वार्मिंग डाउन हो जाएगा, उससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज डाउन हो जाएगी, और ओजोन होल जो हो रहा है, जो ओजोन में सुराग हो रहा है, एक होल हो रहा है, वो भी क्या होगा? वो भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंक्लूड हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का। वी विल मूव टू नेक्स्ट, और अजान हो रही है, सॉरी। इसके साथ हम वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक्स।